स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार एक फ़िज़िकल एजुकेशन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12th की फ़िज़िकल एजुकेशन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन क्लासेज। इसके अंतर्गत हम सभी फ़िज़िकल एजुकेशन की को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी फॉर क्लास 12th। तो दोस्तों, क्लास 12th में हमारा चैप्टर फर्स्ट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना। तो आइए हम चैप्टर फर्स्ट को स्टडी करते हैं। चैप्टर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो दोस्तों, हम चैप्टर फर्स्ट में पहला टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो आइए सभी ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि व्हाट इज द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर गोल। यानी योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐच्छिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलापों या गतिविधियों के बारे में सोचना तथा उनका आयोजन करना होता है। यही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। सेकंड जो मीनिंग है उसका ये बताया है कि प्लानिंग कंप्राइज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल टू अकम्प्लाइज द गोल। यानी ये कह रहा है कि योजना में लक्ष्य निर्धारण, युक्तियों को निर्धारित करना तथा कार्य की रूपरेखा बनाना और लक्ष्य को पाने के लिए कार्यक्रम बनाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। तो ये दो मीनिंग आपको प्लानिंग के बताए हैं कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिशेल कि मिशेल ने क्या डेफिनेशन दी है। प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप ए स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, टू सोल्व प्रॉब्लम एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। यानी कि ये कह रहा है कि योजना को प्राय ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्ति निर्धारण, किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करे। तो मिचेल के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू एलेन। एलेन के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई है, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। यानी कि ये कह रहा है कि प्लान क्या है, एक ट्रैप है जो हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, फ्यूचर को कैप्चर करते हैं जिसके अंतर्गत हम, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। यानी कि मैं अब आपको एक सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इज एन इंटरेक्चुअल प्रोसेस इन विच वी आर प्लान बिफोर द ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को पहले से प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज होने से पहले ही हम उसके बारे में सोचना, विचारना और उसके बारे में प्लान करना क्या कहलाता है, हमारा प्लानिंग कहलाता है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हम अपने घर में कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कोई मैरिज है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक प्लान बनाते हैं कि कौन से व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कब किस व्यक्ति को क्या कार्य करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही प्लान बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्या, प्लानिंग। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा हेडिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग विच आर स्टेटेड बिलो। यानी कि बहुत से
जो उद्देश्य है वो नीचे दिए गए हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1, टू रेड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, यानी कि तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना। इसमें क्या है, जब कोई भी टूर्नामेंट अथवा मुकाबले बिना किसी समुचित योजना के यह पूर्वानुमान लगाए बिना आयोजित किए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि तात्कालिक रूप से विशिष्ट परिणाम पाने के दबाव बना रहता है। यानी कि कोई भी हम अपना जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें एकदम से तात्कालिक कोई भी दबाव बन जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम पहले से ही प्लान करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है वो है टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज, यानी कि सभी क्रियाकलापों या गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण रखना। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम या टूर्नामेंट या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसमें हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन सभी एक्टिविटी पर ओवरऑल कंट्रोल करना, यानी पूरी तरह से नियंत्रण करना ही क्या है, प्लानिंग कहलाता है। यानी कि हमें अपना जो प्रोग्राम है उस तरह से सेट करना होगा ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड है वो है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अच्छा तालमेल बनाना। यानी कि मुकाबले या कोई भी टूर्नामेंट या किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें जो जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है या जो भी उसके सदस्य हैं उनमें क्या होना चाहिए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा एक प्लानिंग का ही उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, टू रेड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, यानी कि गलतियों की संभावनाओं को कम करना, ठीक है। टू रेड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, यानी कि जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो उसमें क्या है कि कोई भी गलती ना हो, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले से ही प्लान बनाते हैं कि अगर हम अपना पहले से ही प्रोग्राम सेट कर लेते हैं तो उसमें जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसमें कम से कम मिस्टेक या कोई गलती होए, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टू इंक्रीज इफ़िशेंसी, यानी कि दक्षता में वृद्धि करना। यानी जो हमारी इफ़िशेंसी है, हमारी क्षमता है किसी भी कर्मचारी की या किसी भी सदस्य की, जो भी हम उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी गेम्स, स्पोर्ट्स या इवेंट, तो उसमें जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, अपना काम लेना चाहिए या प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहिए या टूर्नामेंट कराना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम व्यक्ति कम हो और हम प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी जो क्षमता है हम उतना ही वर्क कर पाएंगे, एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम ख़राब हो सकता है, टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले से ही प्लान करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टू एनहेंस क्रिएटिविटी, यानी कि ये कह रहा है कि सृजनात्मकता में वृद्धि करना। यानी कि जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, नए नए कर्मचारी, नए नए जो सदस्य प्रतिभाग करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ नई जो है टेक्निक्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो उसको क्या करें, अधिक से अधिक मतलब उसको अपने प्रोग्राम में यूज करें ताकि हमारा प्रोग्राम क्या हो सके, सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 7, टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना, खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, ये भी हमारा क्या है, एक प्लानिंग का उद्देश्य है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो था पहला टॉपिक था, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, वो है क्या, वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं
तो उसमें क्या करना होता है, वेरियस अलग अलग कमेटियाँ बनानी होती है, ठीक है, ताकि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से कंडक्ट करा सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वेरियस कमेटी एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि विभिन्न समितियां और उनके जिम्मेदारियां। वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट वेरियस कमेटीज आर फॉर्म्ड फॉर सिस्टमेटिक एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ कंपटीशन टूर्नामेंट, यानी कि जब भी हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें वेरियस कमेटी जो है अपनी जिम्मेदारियां एक सिस्टमेटिकली और स्मूथली, यानी कि सुव्यवस्थित और सरल रूप से इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, प्रतिभाग करती है। उनकी आवश्यकताएं होती है ताकि हम अपने टूर्नामेंट को सफल बना सके। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजिंग द कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि जो हम प्रोग्राम कंडक्ट या ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट, तो उसमें क्या होगा, हमारी प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। देयर इज ए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले जो कमेटी होती है वो मैनेजमेंट की होती है, ठीक है, विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूट कंसर्न, यानी कि प्रत्येक इंस्टीट्यूट से एक क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जो कि अपने इंस्टीट्यूट में अपनी बात रखते हैं कि हम अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम या एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी परमिशन लेनी होती है डायरेक्टर से, स्कूल के या इंस्टीट्यूट के प्रबंधक से, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल से, और ये एक मैनेजमेंट समिति बनाई जाती है। उसमें कुछ ही चुनिंदा जो हमारे टीचर्स या प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर एमडी ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जनरल कमेटी होगी, वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या करेगी, कंसर्न करेगी कमेटी से, ठीक है, मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है इसमें, दिस जनरल कमेटी टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ द कंपटीशन, और जो जनरल कमेटी होगी वो पूरी पूर्णतः जिम्मेदारी लेगी कि हम इस कंपटीशन को सफल बनाएंगे। It's also form various committee and delegates the various type of works. Among them, the General Committee is headed by an administrative director under whom executive committee perform its duties. यानी कि क्या होता है कि जो जनरल कमेटी होती है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को रिपोर्ट करती है, ठीक है, उनसे परमिशन लेती है और ये दावा करती है कि हम अपने इस टूर्नामेंट को या प्रोग्राम को अच्छे से कंडक्ट करा सकेंगे और उसमें हम सफल होंगे। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो स्पोर्ट्स और गेम में किसके अंडर में होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर में होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें हमारा, द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मीट्स और इवेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है मेनली उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, अपने प्रोग्राम को या स्पोर्ट्स इवेंट को या टूर्नामेंट को सरल और सुव्यवस्थित रूप से सफल बनाना। वेरियस कमेटीज आर फॉर्म अंडर दिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस कमेटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्टेटेड बिलो, यानी कि जो हमारी बहुत सी कमेटियाँ होती है उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या होती है, मेन होती है, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर में बहुत सारी यह कमेटी आती है ताकि उनकी मदद से हम क्या कर सके, अपने प्रोग्राम को, अपने टूर्नामेंट को सफल बना सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आइए हम जो विभिन्न समितियां हैं यानी वेरियस कमेटीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले है फर्स्ट पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का मतलब है कि जो हमारी क्या करती है, प्रचार समिति होती है, जो हमारे टूर्नामेंट के बारे में या अपने कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हो उसके बारे में क्या करेगी, प्रचार प्रसार करेगी ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर सके, अधिक से अधिक बाहर की टीमें आ सके, पंपलेट बनवाएगी, प्रचार चैनल, न्यूज़ चैनल वगैरह पे किए जाएगा और एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे न्यूज़पेपर में, पंपलेट बनेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होगा, जो पब्लिसिटी कमेटी है उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि अपने
गेम्स या इवेंट या टूर्नामेंट के बारे में प्रचार प्रसार करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी सेकंड ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का वर्क होगा कि जो भी बाहर की टीमें आएगी या ऑफिशियल आएंगे या गेस्ट आएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट या व्हीकल की सुविधा उपलब्ध कराना और उनको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल जहाँ पे आप टूर्नामेंट कंडक्ट करा रहे हैं वहाँ पर लेके आना। ये किसका काम होगा? यह जिम्मेदारी होगी, ये होगी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडकास्टिंग कमेटी। ब्रॉडकास्टिंग कमेटी का यही वर्क होगा, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी बाहर की टीमें या बाहर से जो भी प्लेयर या गेस्ट या ऑफिशियल आए हैं उनके रहने की, आवास की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेशन कमेटी। डेकोरेशन कमेटी का मतलब है कि जो भी हम जहाँ पे हम अपना टूर्नामेंट कंडक्ट कराए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज या ग्राउंड को डेकोरेट करना, वहाँ पे रहने की व्यवस्था करना, माइक वगैरह की और जो भी तुम्हें मार्किंग वगैरह है उसकी व्यवस्था करना, ये हमारी क्या होगा? डेकोरेशन कमेटी का वर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी ग्राउंड को मेंटेन करना, इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, ताकि वहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट की कमी ना हो। जिस भी टूर्नामेंट को आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो उससे संबंधित सभी इक्विपमेंट वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। जैसे फुटबॉल अगर टूर्नामेंट कराए हो तो फुटबॉल होगी, 2 या 3 फुटबॉल एक्स्ट्रा होगी वहाँ पे, ठीक है। और एयर पंप होगा, रस्सी होगी, रोप और चूना होगा। तो ये इस तरह के सभी इक्विपमेंट वहाँ पे क्या होगा? उपलब्ध कराने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी का वर्क जो होगा वो सभी टीमों को रिफ्रेशमेंट देना, स्नैक्स वगैरह देना। और एंटरटेनमेंट कमेटी का वर्क जो होगा वो होगा कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह रिप्रेजेंट कराना, ताकि सभी जो बाहर की टीम आई हो उनका रिक्रेशन, उनका मनोरंजन हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का जो वर्क है वो है सभी टीम, जो भी टीम बाहर से आ रही है उसकी एंट्री कराना, उनका वेलकम करना, उनके नेम एंड एंट्री फीस वगैरह जमा कराना, ठीक है। उनका जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक करना कि कोई भी प्लेयर जो है विदाउट इंस्टीट्यूट या विदाउट आई कार्ड के एंटर तो नहीं कर रहा, कोई फर्जी जो प्लेयर है वो तो नहीं एंटर हो रहा, ठीक है, ताकि अपने इस टूर्नामेंट को सफल बना सके। नेक्स्ट है हमारा कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। जो कमेटी ऑफिशियल्स के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑफिशियल्स को जो है सभी इक्विपमेंट, उस गेम से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराना, ठीक है। उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कराना, ठीक है। तो ये सभी क्या है? हमारी कमेटीज हैं। नेक्स्ट है हमारा अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का जो वर्क है वो है कि जो भी आपके यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट करते रहना तथा उसके बारे में प्रचार प्रसार करना और न्यूज़ चैनल्स वगैरह को विज्ञप्ति देना। ये हमारा अनाउंसमेंट कमेटी का वर्क है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का वर्क है कि कोई भी प्लेयर अगर खेलते वक्त या वहाँ पे टूर्नामेंट के अंतर्गत अगर इंजर्ड होता है या कोई भी चोट लगती है तो उसको फर्स्ट एड देना। अगर ज़्यादा ही मतलब स्थिति ख़राब है तो उसको जो है रेफ़र करना, हॉस्पिटल में लेके जाना। तो ये सभी किसकी ड्यूटीज़ है? ये है फर्स्ट एड कमेटी। तो दोस्तों हमने पढ़ा फर्स्ट एड कमेटी। तो दोस्तों हमने सभी कमेटीज को डिस्कस किया है। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया है, वेरियस कमेटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोस्तों हमारे पहले चैप्टर के 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों टूर्नामेंट्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। टूर्नामेंट्स पार्ट ए जिसमें हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड टूर्नामेंट्स पार्ट बी जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे।
तो दोस्तों टूर्नामेंट्स पार्ट बी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम टूर्नामेंट्स पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, टूर्नामेंट competing in physical activities has been the natural tendency of human beings since the beginning of the Stone Age. There were no rules and regulations. Might is right. यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक क्रियाओं में स्पर्धा करना मनुष्य की पाषाण युग के प्रारंभ से ही प्रवृत्ति रही है। उस समय स्पर्धाओं के कोई नियम या विनियम नहीं होते थे। उन दिनों क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइट इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें टूर्नामेंट्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में टूर्नामेंट होते रहते हैं। आपके गांव में भी कोई ना कोई टूर्नामेंट हुआ होगा, आप सभी ने देखा होगा, आपने जो है पार्टिसिपेट भी किया होगा टूर्नामेंट्स में। तो हम टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा टॉपिक है टूर्नामेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स, यानी टूर्नामेंट्स का महत्व। टूर्नामेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि खेल के क्षेत्र में टूर्नामेंट्स का क्या है, बहुत ही महत्व है। प्लेयर्स पार्टिसिपेट्स इन टूर्नामेंट्स विद ए ग्रेट जील एंड जेस्ट, यानी खिलाड़ी टूर्नामेंट में क्या बहुत ही उत्साह और जोश से भाग लेते हैं। The tournaments are significant not only to the players but to the coach and physical education teacher also. यानी कि टूर्नामेंट केवल खिलाड़ियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसमें प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों व स्पेक्टर्स यानी दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट इज डिस्क्राइब बिलो। तो जो टूर्नामेंट के महत्व है उनको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पॉइंट फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल, यानी कि खेल कौशलों का विकास। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है उसकी स्किल में कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसे नए नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं। जो भी प्लेयर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसको नई नई टेक्निक्स, नई नई स्किल सीखने को मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, उसके स्किल्स में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का प्रचार। यानी टूर्नामेंट्स खेलों के प्रचार में सहायक होते हैं। जब किसी एक नए खेल का आयोजन किया जाता है तब दर्शकगण और उस खेल के बारे में जानते हैं। नए नए टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो जो नया प्लेयर होगा या नए दर्शक होंगे वे उस नए खेल को देखेंगे, तो उसकी क्या होगी, पब्लिसिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, यानी कि खिलाड़ियों के चयन में सहायक। यानी इसमें क्या होता है, टूर्नामेंट के आधार पर अच्छे खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए आसानी से किया जा सकता है। यानी वे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऊपर के स्तर के टूर्नामेंट के लिए चयनित किए जाते हैं। यानी उनका क्या होता है, नेक्स्ट लेवल के टूर्नामेंट्स में सिलेक्शन हो जाता है और वे अपने एक अच्छे स्तर पर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास। यानी खेल प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय एकीकरण या एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे को विकसित करने में सहायक होते हैं। टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ाने के सर्वोत्तम साधन में से एक है। यानी कि जब कोई भी टीम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाती है तो वो एक नई टीम, नई कंट्री की टीम से मिलती है, तो उससे क्या होता है, दो देशों के बीच मित्रता का व्यवहार होता है, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार बना रहे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, यानी कि सामाजिक गुणों का विकास।
यानी कि इससे क्या होता है कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतियोगिताओं में अनेक सामाजिक गुण जैसे सहनशीलता यानी इंडोरेंस, सहानुभूति, सहयोग, सामूहिक लगाव, भाईचारा व अनुशासन यानी डिसिप्लिन आदि विकसित होते हैं। इनके साथ साथ अन्य नैतिक मूल्यों जैसे त्रुटिहीन खेल, फेयर प्ले, न्याय, ईमानदारी व दूसरों के लिए आदर आदि भी खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित होते हैं। तो इन सभी के माध्यम से क्या होते हैं, नए नए गुण डेवलप होते हैं खिलाड़ी के अंदर, और वह एक क्या होता है, एक अच्छा डिसिप्लिन प्लेयर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रेशन यानी मनोरंजन का स्रोत। खेल टूर्नामेंट दर्शकों को काफ़ी मनोरंजन प्रदान करते हैं। मनोरंजन प्राप्त करने के लिए वे काफ़ी धन खर्च करने में भी नहीं हिचकते। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ओलंपिक खेलों व विभिन्न खेलों के विश्व कप देखने जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि टूर्नामेंट मनोरंजन प्राप्त करने का एक स्रोत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स यानी टूर्नामेंट्स के प्रकार। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप है टूर्नामेंट्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट विच आर मेंशन बिलो, यानी कि हमें बताया गया कि 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं जिनके बारे में हम नीचे मेंशन करते हैं। नंबर 1 नॉकआउट टूर्नामेंट, एंड नंबर 2 लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट चैलेंज टूर्नामेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस करेंगे अभी नीचे हम, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर जो टूर्नामेंट होते हैं वो नॉकआउट बेसिस पर खेले जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स ए टीम विच इज वंस डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट्स, यानी कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में क्या होता है, जो टीम टूर्नामेंट्स में एक बार डिफीटेड हो जाते हैं यानी हार जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट, यानी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। यानी कि एक ही चांस मिलता है, अगर वो हार जाती है तो टूर्नामेंट से टीम वह बाहर हो जाएगी। जो टीम विनर होगी वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगी और टूर्नामेंट में बनी रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं, हम नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। ओनली द विनिंग टीम्स कंटिन्यू इन द टूर्नामेंट्स, यानी जो टीम विजय होगी वही टूर्नामेंट्स में कंटिन्यू करेगी। इट्स मीन दैट द डिफीटेड टीम डज नॉट गेट ए सेकेंड अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू द विनिंग टीम और प्लेयर्स, यानी इसका मतलब है कि जो टीम हार चुकी है उसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ओनली विनिंग टीम को ही सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और वह टूर्नामेंट में कंटिन्यू बनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। तो फर्स्ट, द नॉकआउट टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज द टीम विच गेट डिफीटेड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपटीशन, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं क्योंकि जो टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, कम खर्चीला टूर्नामेंट कहलाता है। सेकंड है हमारा द नॉकआउट टूर्नामेंट is helpful in enhancing the standard of sports because each team try to give the best performance to avoid defeat, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट खेलों का स्तर बढ़ाने में सहायक होता है क्योंकि प्रत्येक टीम हार से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, ओविंग टू लेस नंबर ऑफ मैचेस द टूर्नामेंट्स गेट्स कंप्लीटेड इन लेस टाइम, यानी कि मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट के समाप्त होने में कम समय लगता है, यानी यह टूर्नामेंट कम समय में ही आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ,
मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। इस प्रकार के टूर्नामेंट्स को आयोजित करने में खेल अधिकारियों जैसे रेफरी, एम्पायर्स, टाइमकीपर व रिकॉर्डर आदि की कम संख्या में आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हम कम समय में भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कम ऑफिशियल्स की आवश्यकता इस टूर्नामेंट में पड़ती है, जैसे रेफरी, एम्पायर, टाइमकीपर एंड रिकॉर्डर। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ टूर्नामेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1, देयर में बी मैनी चांसेज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन द फर्स्ट और सेकेंड राउंड, सो गुड टीम्स में नॉट रीच द फाइनल राउंड। यानी कि ये कह रहा है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट में अच्छी टीमों के प्रथम या द्वितीय राउंड में टूर्नामेंट से बाहर या विलुप्त हो जाने के अधिक अवसर होते हैं, इसलिए अच्छी टीमें अंतिम राउंड में नहीं पहुंच पाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड है हमारा देयर आर मैक्सिमम चांसेज वीक टीम टू एंटर द फाइनल राउंड। यानी अंतिम राउंड में कमज़ोर टीमों के पहुंचने के अधिकतम अवसर होते हैं, अधिकतम चांस होते हैं कि जो वीक टीम है वो फाइनल राउंड में पहुंच सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्पेक्टर्स में लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच। यानी फाइनल मैच में दर्शकों की रुचि में कमी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नेक्स्ट है हमारा लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और लीग टूर्नामेंट्स के भी नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। मिस्टर बर्गर वाज द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन द लीग टूर्नामेंट एंड ओविंग टू दैट दिस टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड बर्गर सिस्टम। According to this tournament, each team play with every other team once if it is a single league tournament. If it is a double league tournament, each team play with every other team twice. तो दोस्तों ये कह रहा है कि लीग टूर्नामेंट्स को हम क्या कहते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, जो कि मिस्टर बर्गर के द्वारा इमेजिन किया गया था और इसको बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे बर्गर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस टूर्नामेंट ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम। यानी जो एक टीम होती है वह प्रत्येक अदर टीम के साथ खेलती है और इसे सिंगल लीग टूर्नामेंट्स कहते हैं। और अगर एक ही टीम प्रत्येक टीम के साथ 2 बार खेलती है तो उसे डबल लीग टूर्नामेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। इन दिस सिंगल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम प्ले वंस टाइम। यानी प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार अवश्य खेलेगी, तो इसको सिंगल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल लीग टूर्नामेंट। इन दिस डबल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम ट्वाइस। यानी प्रत्येक दूसरी टीम के साथ 2 बार अवश्य खेलेगी, इसको डबल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। तो आइए अब हम जानते हैं इसके एडवांटेज। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 ओनली स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। केवल स्ट्रॉन्ग या डिजर्विंग टीम ही
क्या होगी, विनर होगी इस टूर्नामेंट में, यानी विक्ट्री होगी, विजय होगी इस टूर्नामेंट्स में। ओके स्टूडेंट, सेकंड है हमारा एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, यानी प्रत्येक टीम को अपनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी शो करने का मौका मिलेगा, यानी अपनी एफिशिएंसी को दिखाने का या अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ पार्टिसिपेट करती है। अगर वे 1 या 2 मैच हार भी जाती है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रत्येक टीम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड फॉर पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट ओविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेज, यानी कि ये कह रहा है कि लीग टूर्नामेंट के माध्यम से खेलों की अधिक प्रसिद्ध किया जा सकता है, यानी खेलों को अधिक प्रसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है, क्योंकि इसमें मैचों की संख्या अधिकतम होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ए टीम नीड आउटवेट टू विन अगेंस्ट द अदर टीम फॉर प्लेइंग ए मैच, यानी कि ये कह रहा है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक टीम को मैच खेलने के लिए दूसरी टीम पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि वह, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वह उसी से मैच जीतना है, वह किसी भी टीम से विनर हो सकती है और टूर्नामेंट्स में बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, एम्पल नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू द प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के उचित अवसर उपलब्ध होते हैं और वह टूर्नामेंट में बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1, इट्स रिक्वायर्ड मोर टाइम, यानी इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की आवश्यकता अधिक होती है। सेकंड, इट्स कॉस्ट मोर, यानी इसमें अधिक खर्च होता है। नेक्स्ट, द टीज कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड जनरली फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज सच टूर्नामेंट वेस्ट देयर टाइम एंड मनी, सामान्यतः दूर दूर से आने वाली टीमों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के टूर्नामेंट में अधिक धन और समय का दुरुपयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एंड लास्ट, इट्स रिक्वायर्ड मेकिंग मोर अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्ट ऑफिशियल्स एंड टीम, यानी इसमें खेल अधिकारियों यानी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स व टीमों की अधिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि लीग टूर्नामेंट क्या है, उसके पार्ट्स 2 तरह के होते हैं, ये सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट्स, और उसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो टूर्नामेंट है वो है क्या, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड व्हेन द मैचेज आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप्स बेसिस और जोनल बेसिस, यानी कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट उस समय आयोजित किए जाते हैं जब मैच ग्रुप अथवा जोन के आधार पर खेले जाने हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दीज टूर्नामेंट्स डिपेंड ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स एंड द एरियाज एंड डिस्टेंस फ्रॉम विच दे कम टू पार्टिसिपेट, यानी कि ये कह रहा है कि वास्तव में ये खेल क्रियाकलाप या गतिविधि की उपयुक्तता तथा औचित्य प्रतिभागी टीमों की संख्या तथा उस क्षेत्र तथा दूरी जहाँ से वे भाग लेने हेतु आ रही है उन पर निर्भर करती है।
फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नेशनल लेवल कंपटीशन इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर ऑल द स्टेट टीम्स टू रीच द डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर टूर्नामेंट। यानी उदाहरणतः राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में सभी राज्यों की टीमों के लिए एक स्थान पर पहुंच पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई से बचने हेतु न्यूनतम 4 जोन बनाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक जोन में केंद्रीय स्थल पर टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट्स आर यूज, यानी कि नीचे दिए गए जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स और दूसरा भी नॉकआउट टूर्नामेंट्स ही होता है, यानी नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट है लीग कम लीग टूर्नामेंट, यानी जो 4 जोन बनाए जाएंगे उनके बीच लीग टूर्नामेंट होगा और दोबारा उन्हीं के बीच में जो टीमें विनर होगी उनके बीच लीग ही टूर्नामेंट होगा। नेक्स्ट है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, यानी पहले नॉकआउट होगा और उसके बाद उन्हीं टीमों के बीच जो विनर होगी उसमें लीग टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि लीग पहले जो होगा वो लीग टूर्नामेंट होगा, उसके बाद फिर नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के टूर्नामेंट्स, यानी नंबर 1 नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 2 लीग कम लीग टूर्नामेंट्स, नंबर 3 नॉकआउट कम लीग, नंबर 4 लीग कम नॉकआउट। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, knockout come knockout tournaments. In the type of tournaments, the total number of team are divided into 4 equal zones. यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितनी भी टोटल टीमें हैं उनको 4 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टीम ऑफ ईच जोन प्ले ऑन नॉकआउट बेसिस, यानी प्रत्येक जोन की जो टीम होगी वे नॉकआउट बेस पे पार्टिसिपेट करेगी। इन दिस वे ए टीम बिकम्स द विनर फ्रॉम ईच जोन, और जो प्रत्येक जोन की विनर टीम होगी उसको चयनित कर लिया जाएगा। उसके बाद इन दिस वे ए टीम बिकम्स द विनर फ्रॉम ईच जोन, ऑल द 4 विनर्स टीम अगेंस्ट प्ले देयर मैचेज ऑन नॉकआउट बेसिस, और जो प्रत्येक जोन की विनर टीम होगी उनके अंतर्गत दोबारा से उन सभी टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट्स कराया जाएगा और उसमें से फाइनल टीम जो विनर होगी उसको फाइनल यानी कि विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा क्या, नंबर 1 टूर्नामेंट नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट है लीग कम लीग टूर्नामेंट। लीग कम लीग टूर्नामेंट को डिस्कस करेंगे। In this type of tournament, the total number of teams are divided into 4 equal zones. All teams play their matches in their respective zones on league basis. यानी कि इस प्रकार के टूर्नामेंट में सभी टीमें 4 जोन में विभाजित कर दी जाती हैं। सभी टीमें अपने अपनी जोन में लीग आधार पर अपने मैच खेलती है। 1 टीम फ्रॉम ईच जोन बिकम द जोनल विनर, जो प्रत्येक जोन से एक टीम जोनल विजेता बनती है, यानी प्रत्येक जोन से एक टीम क्या बनेगी, जोनल विजेता बनती है। इट इज कॉल्ड द जोनल और ग्रुप टूर्नामेंट्स, इसे जोनल अथवा ग्रुप टूर्नामेंट्स कहा जाता है। आफ्टर दैट ऑल द जोनल विनर टीम्स अगेन प्ले द मैचेज ऑन लीग बेसिस एंड 1 टीम बिकम द विनर ऑफ द इंटर जोनल और ग्रुप टूर्नामेंट्स, यानी इसके पश्चात सभी जोनल विजेता टीमें पुनः लीग आधार पर मैच खेलती है तथा एक टीम इंटर जोनल अथवा इंटर ग्रुप टूर्नामेंट की विजेता बनती है। तो इसे लीग कम लीग टूर्नामेंट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 3rd नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स। नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स, in the type of tournaments, the total number of teams are divided into 4 equal zones. Next है knockout come league,
In the type of tournaments, the total number of teams are divided into 4 equal zones. First of all, the team play their matches in their respective zones on knockout basis and one team becomes the winner from each zone. यानी कि इसमें सभी टीमें 4 जोन में विभाजित की जाती है। सर्वप्रथम टीमें अपनी अपनी जोन में नॉकआउट आधार पर अपने मैच खेलती है तथा प्रत्येक जोन से एक टीम विजेता बनती है। आफ्टर दैट द 4 विनर टीम्स अगेन प्ले देयर मैचेज ऑन लीग बेसिस एंड वन टीम बिकम्स द विनर ऑफ द इंटर ग्रुप ऑफ और जोन टूर्नामेंट्स। यानी कि एक टीम इंटर ग्रुप अथवा जोनल टूर्नामेंट की विजेता बन जाती है, तो इसे कहते हैं नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट एंड फोर्थ है हमारा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल जोन्स। ऑल टीम्स प्ले देयर मैचेस इन देयर रेस्पेक्टिवली जोन और लीग बेसिस। यानी कि सभी टीमें 4 जोन में विभाजित की जाती है। सभी टीमें अपनी अपनी जोन में लीग आधार पर अपने मैच खेलती है। वन टीम फ्रॉम ईच और ग्रुप बिकम द विनर। इट इज कॉल्ड द जोनल टूर्नामेंट। आफ्टर दैट द 4 विनर टीम प्ले देयर मैचेज ऑन नॉकआउट बेसिस एंड वन टीम बिकम द विनर ऑफ इंटर ग्रुप और ऑफ जोनल टूर्नामेंट्स। यानी कि इसके पश्चात 4 विजेता टीमें लीग आधार पर अपने मैच खेलती है तथा एक टीम इंटर ग्रुप अथवा जोनल टूर्नामेंट की विजेता बनती है, तो इसे लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल्स क्या होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रामुरल। Intramural. The word intramural is derived from Latin word intra and mural. Intra means within and mural means wall, यानी within the wall, यानी 4 दीवार के अंदर। तो ये इंट्रामुरल वर्ड जो है लैटिन वर्ड है जो इंट्रा एंड मुरल से मिलके बना है। इंट्रा मीन्स विदिन एंड मुरल्स मीन्स वॉल, यानी विदिन द वॉल। It's mean that the activities which perform within the wall or within the campus of an institute, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट या कैंपस के 4 दीवारी के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे इंट्रामुरल कहते हैं। ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम मे बी कंसिडर्ड द मोटो ऑफ इंट्रामुरल्स। यानी प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए है तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। यह इंट्रामुरल्स का आदर्श वाक्यांश है, यानी कि मोटो है कि ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स, यानी कि इंट्रामुरल्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। नंबर 1, to provide opportunity to every students to participate in the games and sports, यानी कि विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। यानी कि इंट्रामुरल में क्या होता है कि किसी भी कैंपस के प्रत्येक विद्यार्थी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि उनके कैंपस का प्रत्येक खिलाड़ी या प्रत्येक विद्यार्थी इस इवेंट में या इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, इसका यह उद्देश्य होता है। नंबर 2, टू प्रोवाइड लीडरशिप क्वालिटी अमोंग स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, यानी कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू डेवलप कोऑपरेशन, यानी कि उनमें समन्वय करना, यानी कि सहयोग की भावना और मतलब मिलजुल कर खेलना। यही क्या है
की डेवलप कोऑपरेशन यानी समन्वय स्थापित करना उनके अंदर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रिक्रिएशन यानी मनोरंजन प्रदान करना, यानी कि जो भी कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स या प्लेयर्स हैं उन सभी का मनोरंजन कराना, ताकि सभी क्या हो सके, आनंदमय हो सके और उनकी लाइफ में आनंद भर सके। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि खेल भावना को विकसित करना। इंट्रामुरल्स का खेल भावना को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना का अर्थ है विरोधियों, सहयोगियों व खेल अधिकारियों के प्रति आदर, सम्मान व शिष्टाचार प्रदर्शित करना। इसका अर्थ जीत में विनम्र होना तथा हार में शिष्ट रहना भी है। इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं ऐसे विद्यार्थियों में एक प्रकार के गुणों को विकसित करती है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल, यानी विभिन्न खेलों व कौशलों को सीखने के अवसर प्रदान करना। यानी कि इंट्रामुरल के अंतर्गत नई नई स्किल सीखने का अवसर मिलता है प्रत्येक खिलाड़ी को, ताकि वह उनमें नई स्किल डेवलप हो सके और वह अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइज कंपटीशन, यानी प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। यानी कि जिससे कि अगर वो अपने कैंपस में पार्टिसिपेट करेगा, टूर्नामेंट्स खेलेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जहाँ भी टूर्नामेंट्स खेलने जाएगा उसका अनुभव बढ़ेगा और उसको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए उसके अंदर यह गुण भी डेवलप किया जाता है। तो ये थे इंट्रामुरल्स के ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रामुरल। व्हाट इज द एक्स्ट्रामुरल? The word extramural is derived from Latin word extra and mural. Extra means outside and mural means wall, यानी वॉल के आउटसाइड यानी दीवार के बाहर, इसका मीनिंग है। और यह लैटिन वर्ड से लिया गया है एक्स्ट्रा मुरल्स। एक्स्ट्रा मुरल्स मीन्स होता है, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मुरल्स मीन्स वॉल। इट्स मीन दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट और ए स्कूल, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल के दीवार के बाहर या अदर कैंपस में या अदर स्टेडियम में या कहीं पे भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसको हम एक्स्ट्रामुरल्स टूर्नामेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल नंबर 1, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों के स्तर में वृद्धि करना। खेलों के स्तर में वृद्धि करना यानी कि जैसे एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिताएं अंतर विद्यालय होती है, ठीक है, उसके मुख्य उद्देश्यों में से यह एक है कि एक्स्ट्रामुरल में भाग लेने से विद्यार्थी अपने खेल की युक्तियों तथा तकनीकों में कुशल हो जाते हैं। वे प्रतियोगिताओं में कुछ अच्छा कर गुजरने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रामुरल खेलों के स्तर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के अनुभव को प्रदान करना। यानी किसी भी क्षेत्र में अनुभव विशेष महत्व रखता है। एक्स्ट्रामुरल्स उन विद्यार्थियों के अनुभव को बढ़ाता है, उनको अनुभव प्रदान कराता है जो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। अनुभव के कारण विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड ए फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी कि ये कह रहा है कि भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना। यानी कि विद्यार्थियों में भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिताओं का एक और मुख्य उद्देश्य है।
इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के फलस्वरूप विद्यार्थियों में भाईचारे व खेल भावना का विकास होता है और उनमें डर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4th, टू ब्रोडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों के आधार का विस्तार करना। खेलों के आधार को विस्तृत करना एक्स्ट्रामुरल का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भिन्न भिन्न विद्यालयों में बहुत से विद्यार्थी एक्स्ट्रामुरल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। अन्य विद्यालय जो इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते वे भी इनसे अभिप्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार का अभिप्रेरण खेलों के आधार को हमेशा विस्तृत करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स, यानी कि नए नियम व नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना। विद्यार्थियों को खेलों के नए नियम, विनियमों, नवीन तकनीकों व युक्तियों की उचित जानकारी प्रदान करना भी एक्स्ट्रामुरल का एक मुख्य उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के नए नियमों व विनियमों के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे नवीन तकनीकों व युक्तियों को सीख जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप वे और भी कुशल हो जाते हैं तथा अपने प्रदर्शन में उपयुक्त सुधार कर लेते हैं। तो ये था हमारा एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये टॉपिक इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल भी समाप्त होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इट्स चैप्टर, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक केजेज एंड रन फॉर यूनिटी। तो दोस्तों हम इस लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है। यानी कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर सच प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स विच आर नॉट यूजुअली टू कंपटीशंस, यानी विशिष्ट खेल कार्यक्रम खेलों के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो प्राय प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं होते। इन खेल कार्यक्रमों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यक्तियों में एकता, स्वास्थ्य व बीमारियों जैसे एड्स, स्वाइन फ्लू के बारे में सजगता का सर्जन करना तथा धर्मार्थ संस्थानों या संगठनों के लिए निधि अर्जित करना। यानी कि these sports program have various objectives such as creating awareness among people regarding unity, health and disease like AIDS, swine flu, etc. and raising funds for charitable institute of organization। यानी कि ये कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य होता है वह व्यक्तियों में एकता, स्वास्थ्य व बीमारी जैसे एड्स, स्वाइन फ्लू के बारे में सजगता या जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना तथा सर्जन करना तथा धर्मार्थ संस्थानों या संगठनों के लिए निधि अर्जित करना। ऐसे कार्यक्रम लोगों में स्वास्थ्य की उन्नति व इसको बनाए रखने के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। इन खेल कार्यक्रमों के वर्णन निम्नलिखित है, जैसे कि नंबर 1 स्पोर्ट्स डे, नंबर 2 हेल्थ रन्स, नंबर 3 रन फॉर फन, नंबर 4 रन फॉर स्पेसिफिक केजेज एंड लास्ट रन फॉर यूनिटी। इस तरह के प्रोग्राम स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहलाते हैं, यानी कि जो लोगों को जागरूक करते हैं और अवेयरनेस करते हैं ताकि हम किसी की मदद कर सके या जैसे चैरिटेबल संस्थान है उनको हेल्प कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके और उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेज। थैंक यू एवरीवन।